तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लीव किया था 2019 दिसंबर वाले पे। एक क्वेश्चन था वो मैंने बोला था रैंडमाइज और नॉट रैंडमाइज टेस्ट में अगले क्लास में बताऊंगा। ये किसी ने पूछा नहीं था, ठीक है, मैं बताता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर है पेपर देखो 2019 का दिसंबर वाला सेशन का पेपर देखो। इसके पहले जो मैंने पेपर फॉरवर्ड किया था। इन क्वेश्चन नंबर 57 इन पेज नंबर 66। नया स्क्रीन में विजुअल देखो, दिसंबर 2019 का पेपर है। एंड क्वेश्चन नंबर है 57 एंड पेज नंबर है तुम्हारा 66। ओके। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक्स भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। एक्स जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो इसका सैंपल स्पेस है जाई, दिस इज इक्वल टू 1 टू, वेट अ सेकेंड, तुम्हारा 1 टू 10 है, 1 टू 10। अब पहला तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एच, अब टेस्टिंग ऐसी है, टेस्टिंग है, जो पहली टेस्टिंग है वो एच नॉट, एक पीडीएफ पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/10। ओके। एंड अंडर एच वन जो है वो है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, पीएमएफ है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एक्स। ओके। सो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो फाइनली यहाँ कोई कांस्टेंट लिखोगे और कांस्टेंट की वैल्यू बाय पीएमएफ फाइंड करोगे तो 1/55 आएगा, ठीक है। because this is equivalent to kx करोगे k times x and kx is a pmf, then करोगे summation k x equal to 1 and k equal to, sorry, x equal to 1 to 10। और जब तुम x equal to 1 to 10 को सम करोगे तो ये 55 जाएगा भाई। x का जब सम करोगे 55 तो k इक्वल टू 1/55 आ जाएगा, k की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें दो टेस्ट डिफाइन हो सकते हैं, पहले रैंडमाइज टेस्ट समझो, नॉन रैंडमाइज। रैंडमाइज टेस्ट क्या होता है? जो रैंडमाइज टेस्ट होता है वो होता है तुम्हारा इस टाइप का, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 1 इफ एक्स ग्रेटर सी, दिस इज गामा, इफ एक्स इक्वल टू सी, एंड 0 इफ एक्स लेस। ओके, दिस इज रैंडमाइज टेस्ट। एंड नॉन रैंडमाइज टेस्ट क्या होता है? नॉन रैंडमाइज टेस्ट, and this gamma lie between 0 to 1, okay, okay, non randomized test। अब नॉन रैंडमाइज टेस्ट क्या होता है? ये होता है, इसमें जो होता है क्रिटिकल रीजन तुम्हारा फाई ऑफ एक्स, इसका जो क्रिटिकल रीजन होता है वो होता है 1 इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू सी, 0 अदरवाइज, मतलब एक्स लेस सी।
ये तुम्हारा नॉन रैंडमाइज होता है। तो अब देखो इसमें इसको बनाओ, जब एक्स लिखोगे तुम तो एक्स तुम्हारी क्या वैल्यू 1 2 3, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यू ले रहा है। एंड पी ऑफ एक्स अंडर एच नॉट क्या है? दिस इज अंडर एच नॉट। ये है क्या? ये 1/10 मतलब 0.1, 0.1, 0.1, 1/10 है 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1। एंड अंडर H1 क्या है? 1/55, 2/55, 3/55, 4/55, 5/55, 6/55, 7/55, 8/55, 9/55 एंड 10/55। ओके। अब तुम रेशियो ले लो लेमडा एक्स का, अगर निकालना चाहो तो होगा क्या? पी एच वन डिवाइड बाई पी एच नॉट। अब इसका रेशियो ले लोगे तो क्या आएगा ये बताओ? पहला आएगा तुम्हारा 1/55 और ये हो जाएगा 10/55। ओके, 10/55 आएगा पहला। सेकेंड हो जाएगा 20/55, फिर तुम्हारा 30/55, ऐसे ही आएगा ना रेशियो। बताओ। बोलो भाई। यस सर। ओके। सो ऐसे ऐसे रेशियो जब निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 100/55, यही आएगा ना? तो ये कैसा है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना एक। जो लेमडा ऑफ एक्स है दिस इज इंक्रीजिंग, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना एक। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। यस सर। ओके, सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें जो जो भी हमें मिलेगा क्रिटिकल रीजन वो जिस इस टाइप का मिलेगा, एक्स ग्रेटर इक्वल टू सी, इस टाइम पर क्रिटिकल रीजन। अब आते हैं इसके पहले पार्ट पे। ठीक है, पहले पार्ट पे क्या बोला है? पहले पार्ट पे उसने बोला कि एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2, ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन होगा मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल का, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। अगर ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट में क्या होता है? पहले तो साइज, मोस्ट पावरफुल टेस्ट का मतलब क्या होता है? पहले ऑप्शन में क्या दिया था? टेस्ट भी था क्रिटिकल रीजन इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ इट्स साइज। तो पहले इसकी साइज बताओ। इसकी जब साइज फाइंड करेंगे, इसकी साइज मान लो अल्फा है, अल्फा जब फाइंड करना जाओगे तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2 गिवन एच नॉट। जब तुम इसको फाइंड करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी ग्रेटर टू यानी कि 0.9। ओके, 2 से ग्रेटर यानी 2 से ये तो 1 माइनस 0.1, 0.9। ओके, सो दिस इज 0.9। अब इसमें पावर इसका फाइंड करो, इसका पावर क्या होगा? इसका पावर क्या होगा इस क्रिटिकल रीजन के लिए? बोलो इसका पावर क्या होगा इस क्रिटिकल रीजन के लिए? इसका जो पावर होगा, पावर इज नथिंग बट पावर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2 गिवन H1। पावर इज नथिंग बट 1 माइनस 1/55। बोलो पावर यही होगा ना, 1/1 माइनस 55। यस सर। दिस इज इक्विवेलेंट टू समथिंग, जो भी आए तुम्हारा किसी के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर तुम्हारा, पावर इज ग्रेटर अल्फा होगा, इतना तो श्योर हूँ कि पावर तुम्हारा अल्फा से ग्रेटर होगा। अब बात रही है मोस्ट पावरफुल टेस्ट कैसा है? तो ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट तब होगा, मोस्ट पावरफुल टेस्ट किसको बोलते हैं? हम मोस्ट पावरफुल टेस्ट को कैसे काउंटर कर सकते हैं? सपोज करो कि मेरे पास दो क्रिटिकल रीजन है, एक क्रिटिकल रीजन है R1 और एक क्रिटिकल रीजन है R2। दो क्रिटिकल रीजन है,
या फिर इसको ओमेगा 1 या ओमेगा 2 बोल दो, जो भी तुम्हारा मन हो। ये फर्स्ट क्रिटिकल रीजन ओमेगा 1 है, सेकंड क्रिटिकल रीजन ओमेगा 2। ओके, तो अगर दोनों क्रिटिकल रीजन, मोस्ट पावरफुल टेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो अगर ये एक क्रिटिकल रीजन है ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2 क्रिटिकल रीजन है, तो अगर साइज ऑफ ओमेगा 1, साइज ऑफ साइज ऑफ फर्स्ट क्रिटिकल रीजन मतलब ओमेगा 1 की इक्वल साइज ऑफ ओमेगा 2 है। अगर दोनों इक्वल साइज के हैं, अगर इसमें देखो पावर ऑफ ओमेगा 1 से ग्रेटर आ जाए पावर ऑफ ओमेगा 2, पावर ऑफ ओमेगा 2, तो इसमें मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन कौन होगा बताओ? बोलो भाई, कौन होगा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन? ओमेगा 2। ओमेगा 2। बिकॉज ओमेगा 2 का पावर ज्यादा हाई है ना। तो अब मैं क्या करूं कि पहले बार तो एक मान लो क्रिटिकल रीजन ये है, एक क्रिटिकल रीजन, एक क्रिटिकल रीजन तो ये है। तो अब ऐसा पहले क्रिटिकल रीजन तुम फाइंड करो कि जिसका साइज सेम हो, सेम साइज का क्रिटिकल रीजन, मतलब यहाँ ऐसी सी की वैल्यू फाइंड करो, ऐसी सी की वैल्यू फाइंड करो जहां पर तुम्हारा साइज सेम हो। मतलब इसमें ऐसा सी मुझे बताओ जिसका साइज तुम्हारा 0.9 है, ऐसा सी पॉसिबल है? बताओ। टू के अलावा, टू के अलावा सी नॉट इक्वल टू टू, टू के अलावा ऐसा कौन सा सी पॉसिबल है जहां पर तुम्हारा पावर जीरो, सॉरी साइज 0.9 हो? पहले तो मुझे ये बताओ। x लेस देन इक्वल टू 9। तो इसमें x लेस देन इक्वल टू 9 नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर जो क्रिटिकल रीजन है वो ग्रेटर टाइप का है। ओके ओके, ओके सर। सो यहाँ पर हम लेस नहीं ले सकते, बिकॉज हमारा जो लेमडा एक्स है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए हम अपने, ये मैंने बोला ना दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मेरा जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो ग्रेटर टाइप का आएगा। सो ये इलिमिनेट हो गया। अब और बोलो। और बताओ कोई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब तुम लोग चेक करना, सी की कोई वैल्यू भी ऐसी पॉसिबल नहीं होगी जहां पर तुम्हारा पावर, और सी इंटीजर वैल्यू ही टेक करा, बिकॉज दिस इज एन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये कंटिन्यूअस तो है ना कि पॉइंट वाइज वैल्यू चेक कर लेगा, दिस इज डिस्क्रीट। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा ट्रू हो गया। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन में उसने क्या बोला है? द टेस्ट विथ क्रिटिकल रीजन, इस क्रिटिकल रीजन का जो टेस्ट होगा ये अनबायस होगा, ये बोला है अनबायस होगा, अनबायस्ड, अनबायस्ड होगा, अनबायस्ड एट लेवल अल्फा इक्वल टू 0.1, 0.1। ओके, तो x लेस देन 2, अब इसका साइज बताओ क्या होगा? x लेस 2 का इसका साइज क्या होगा? इसका पावर क्या होगा मुझे बताओ पहले, सॉरी, पावर क्या होगा इसका? साइज तो दिया ही है, पावर क्या होगा इसका? पावर इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस 2 गिवन h1। बोलो यही होगा ना? सो दिस इज इक्वल टू x लेस 2 मतलब 1/55, यही होगा ना? बोलो। यस सर। तो 1/55, अब मुझे बताओ 1/55 बिगर है कि तुम्हारा 1/10 बिगर है? बताओ। 1/10 बिगर है। अब अनबायस्ड टेस्ट किसे बोलते हैं? जो अनबायस्ड टेस्ट होता है वो क्या होता है? अनबायस्ड टेस्ट जब हमें प्रूव करना होता है तो वहाँ हम चेक करते हैं पावर और साइज। अगर पावर तुम्हारी ग्रेटर और इक्वल टू साइज है, देन उसको हम अनबायस्ड टेस्ट बोल देंगे। ये क्राइटेरिया होता है अनबायस्ड टेस्ट चेक करने का। यहाँ पर जो जस्ट अपोजिट हो रहा है तो सेकेंड ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 7, द पी वैल्यू ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज 0.6। ये पी वैल्यू है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये इस टाइप की मिल रही है, ग्रेटर देन सी की। यही क्रिटिकल रीजन है ना, क्रिटिकल रीजन इसी टाइप का है। जो हम पी वैल्यू निकालते हैं, पी वैल्यू,
p वैल्यू, तो ये राइट टेल टेस्ट है। ओके, दिस इज राइट टेल टेस्ट, सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर टेस्ट स्टैटिस्टिक, x ग्रेटर टेस्ट स्टैटिस्टिक। So this is equal to probability of x greater 7. So probability of x greater 7 जो आएगा वो क्या आएगा, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, 9 8 9 10, तो ये आ जाएगा 0.3। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0.6। ओके, सो ये तुम्हारा फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, इसका पावर तुम्हारा 0.6 के इक्वल नहीं है। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट ऑफ साइज। अब बताओ, चौथा कह रहा है नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट, तो मैंने बताया ना कि नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट इस टाइप का है, एग्जिस्ट कर रहा है। 1 वैल्यू ले ले, 0 वैल्यू ले, एक्स लेस सी कर दो, दिस इज योर नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट। ये तुम्हारा नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट होता है। ओके, अब नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है इसकी एक ऐसा टेस्ट एग्जिस्ट करेगा जिसकी साइज तुम्हारी इक्वल होगी 0.05 के। तो अब मुझे बताओ, इसमें ऐसा पॉसिबल है क्या, सी की वैल्यू जो सी है ना तुम्हारा, ये सी तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू टेक कर सकता है, 1 टेक करेगा, 2 टेक करेगा, 3 टेक कर सकता है, सो ऑन ऐसे 10, ये वैल्यू टेक कर सकता है सी। तो भाई निकाल लो तुम, अगर x को तुम 10 से भी बिगड़ ले लेते हो, x ग्रेटर और इक्वल टू 10, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो अंडर एच नॉट, ये क्या आएगा, ये 0.1 के ही इक्वल तो आएगा। भाई 9 निकाल लो अब तुम, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर इक्वल टू 9, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 0.2 के इक्वल। बताओ आएगा 0.2 के इक्वल। सो अंडर एच नॉट में बात कर रहा हूँ, अंडर एच नॉट। ओके, तो ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है जिसकी साइज ये हो जाए, ऐसा कोई भी नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट, ये नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट है तो पॉसिबल नहीं कि जिसका साइज 0.05 हो जाए। ठीक है, तो फोर्थ भी फॉल्स हो गया। ओके, अब आते हैं हम ना रैंडमाइज्ड टेस्ट में। मान लो कि हम रैंडमाइज्ड टेस्ट भी यहाँ अगर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर कोई रैंडमाइज्ड टेस्ट 5-x का या 5 स्टार कर लो, यहाँ पर कोई नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट, रैंडमाइज्ड टेस्ट भी एग्जिस्ट करेगा, तो रैंडमाइज्ड टेस्ट ये होगा, इफ 0x लेस। तो अगर ये रैंडमाइज्ड टेस्ट है, तो रैंडमाइज्ड टेस्ट का साइज क्या होता है, साइज की डिफिनीशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। बोलो, यही होती है ना, बोलो। तो अब मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर निकालना चाहो तो ये बताओ, अब अगर तुम यहाँ पर चेक करना चाहो तो ये बताओ मुझे, जब इसका तुम साइज निकालोगे तो साइज तुम्हारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट कितना है, भाई मोस्ट पावरफुल टेस्ट मिला इस साइज का, 0.9 ही साइज का तो मिला था पहला टेस्ट, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0.9 का मिला, तो अब इसकी साइज 0.9 आ गई, लेकिन हम इस टेस्ट की साइज निकालें, इस टेस्ट की साइज एग्जिस्ट करो, इस टेस्ट की साइज क्या होगी, इस टेस्ट की साइज क्या होगी, इस टेस्ट की साइज होगी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर सी प्लस गामा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू सी, यही होगा ना, 0.9, बोलो यही होगा। ये होगा गामा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ओके, मान लो यही सही। अब मुझे तो अगर मैं सी को 4 टेक कर लूँ, सी को अगर मैं 4 ले लूँ, ये मतलब समझने के लिए है, तो एक्स ग्रेटर 4 हो जाएगा, एक्स ग्रेटर 4 प्लस गामा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4,
दिस इज इक्वल टू 0.9। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर 4 क्या होगा अंडर एच नॉट, दिस इज इक्वल टू 0.5। बोलो 5 6 7 8 9 10 मतलब 0.6, दिस इज इक्वल टू 0.6, दिस इज इक्वल टू 0.6। ओके, and this is equal to gamma and this is equal to 0.9, 0.1 and this equal to 0.9। तो मुझे बताओ कि यहाँ से जो गामा आएगा, गामा इक्वल टू पॉइंट, सॉरी, गामा इंटू 0.1 इक्वल टू 0.9 माइनस 0.6। तो ये तुम्हारा कितना आ गया 0.3 एंड गामा इंटू 0.1। तो यहाँ से जो गामा आया तुम्हारा, गामा आया 3। बोलो गामा की वैल्यू क्या आई, 3 आई। बताओ भाई, Yes, sir. गामा की वैल्यू 3 आई एंड गामा मैंने बोला था बिलोंग करना चाहिए 0 एंड 1 के बीच में, दिस इज नॉट बिलोंग टू 0 एंड 1। तो ये रैंडमाइज टेस्ट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, तुम कोई भी सी ले लो। अब ये सी जो है ये आर्बिटेरी है, ये सी है जो ये आर्बिटेरी है, कोई भी सी तुम चूज करके देखना, यहाँ पर ना रैंडमाइज टेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, सी को 5 10 1 जितनी भी 1 2 3 4 5 जो भी लेना हो ले लेना। ओके, सो यहाँ पर फोर्थ भी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट ट्रू होगा, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब आते हैं हम, एक्चुअली में कल एक दो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आंसर वो जल्दीबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गए थे एक दो क्वेश्चन में। कल का जो पेपर है, कल का पेपर ओपन करो। कल का एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन था x1 ग्रेटर x2 ग्रेटर x3 ग्रेटर x4 ग्रेटर x5 गिवन x1 इक्वल टू मैक्स ऑफ xi। यही था ना क्वेश्चन? Yes. ओके, अब ये बताओ, इसमें मैंने बेज रूल लगा दिया, हमने बेज रूल लगा दिया, ठीक है, कंडीशनल लगा दिया, बेज नहीं कंडीशनल लगा दिया। तो x2 ग्रेटर x3 ग्रेटर x4 ग्रेटर x5। ओके, इंटरसेक्शन x1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x साइज, दिस इज फाइन। ये तुम्हारा आया था 1/5 फैक्टोरियल, और ये क्यों आया था, क्योंकि इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो यही आएगा, क्या, x1 ग्रेटर x2 ग्रेटर x3 ग्रेटर x4 ग्रेटर, यहाँ x5 x4 ग्रेटर x5। तो मेरे पास 5 रैंडम वेरिएबल है और 5 को मैं 5 बेस से 5 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकता हूँ, मेरा 1 ही वेरिएबल केस मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, जब मैं ये निकालना चाहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ ना कि मैक्सिमम मेरा फिक्स हो गया, x1 मैक्सिमम है, लेकिन मुझे अदर रैंडम वेरिएबल के बारे में नहीं पता कि अगर मैं इसको x2 लिख रहा हूँ, इसको x3 लिख रहा हूँ, इसको x4 लिख रहा हूँ, इसको x5 लिख रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता, इन चारों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि x1 तुम्हारा मैक्सिमम है। इस प्रोबेबिलिटी का मीनिंग यही हुआ ना, बोलो बताओ भाई। मुझे इन रैंडम वेरिएबल के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता कि कौन बिगर है कौन लेस है, लेकिन ये पता है कि सबसे बिगर जो है वो है x1। बताओ प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम x1 है, x1 मैक्सिमम है, बाकी जितने रैंडम वेरिएबल है उनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि, लेकिन ये आइडिया है कि ये सारे x1 से लेस हैं। तो अब मुझे ये बताओ, ये चारों रैंडम वेरिएबल को मैं कितने में बेस से अरेंज कर सकता हूँ, एक को फिक्स करके। तो इसमें जो फेवरेबल केस होंगे, भाई अगर टोटल केस बनाऊंगा तो इनको 5 फैक्टोरियल बेस से मैं अरेंज करूंगा टोटल केस में, लेकिन फेवरेबल केस मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi। तो ये बताओ मैं इनको 4 रैंडम वेरिएबल को 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकता हूँ ना, क्योंकि जब मेरा फेवरेबल केस तो यही आएगा ना, फेवरेबल केस में क्या है कि
भाई ये 4 रैंडम वेरिएबल आर्बिट्रेरी, इनमें कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन x1 फिक्स होगा, ये प्रॉपर्टी में उसने बोल दिया है कि x1 तुम्हारा मैक्सिमम होगा, बिकॉज दिस इज मैक्सिमम। और मैं इसको 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकता हूँ। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड 5 फैक्टोरियल, और जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/5 फैक्टोरियल। सो आंसर जो तुम्हारा आएगा 1/5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/4 फैक्टोरियल। ये आंसर होगा, ना कि 1/5 होगा। कल मैंने मिस्टेक में थोड़ा बता दिया था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली में इन जनरल अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ, अगर एन रैंडम वेरिएबल ले लूँ, अगर तुम्हारा x1 रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट रिजल्ट लिखो, अगर x1 x2 सो ऑन xn तुम्हारे किसी आईआईडी को फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूअस को, आईआईडी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पीडीएफ एफ, ओके। अगर इसका पीडीएफ एफ है, तो अगर प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है x1 से बिगर x2 से बिगर सो ऑन xn, ये निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ एक ही केस आएगा ऐसा। लेकिन अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi निकालना पड़े, मैक्सिमम ऑफ xi ये निकालना पड़े, तो ये दिस इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 1/n। एक तरह से तुम कह सकते हो दिस इज इक्वल टू 1/n, दिस इज इक्वल टू 1/n, इसकी होगी 1/n प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये इन जनरल होता है, तो उस क्वेश्चन में तुम लोग वो कर लेना। एक क्वेश्चन और था एमसीक्यू वाला, एक क्वेश्चन एमसीक्यू वाला था, कह रहा था कि मेरे पास 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, एक पेपर है उसमें 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और उन सारे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, पर क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, एंड 3 एबीसी 3 स्टूडेंट हैं जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये 3 स्टूडेंट हैं। ये 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 स्टूडेंट आंसर मैच परफेक्टली, यही बोला उसने। आंसर मैच परफेक्टली का मतलब है कि ए बी सी तीनों के आंसर तुम्हारे परफेक्टली मैच हो जाएं, मतलब कि अगर ए ने पहले, मान लो यहाँ पर कितने हैं, 30 क्वेश्चन है, तो आंसर की जो होगी वो पहला क्वेश्चन इस तरह लिखा होगा, सेकेंड क्वेश्चन इस तरह लिखा होगा, यहाँ भी 4 ऑप्शन होंगे जो आंसर की होगी, ऐसे 30 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर आंसर की पे, ये तुम्हारी आंसर की है मान लो, तो ऐसे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में भी। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी कि तीनों स्टूडेंट के क्वेश्चन परफेक्टली मैच कर जाए, आंसर तीनों स्टूडेंटों के जो आंसर हैं वो परफेक्टली मैच कर जाए। तो मैच करने का मतलब है कि ये है कि तीनों की आंसर की मैच कर जाए, तीनों की आंसर की मैच कर जाए, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि तीनों आंसर सही हो, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं कि करेक्ट आंसर ही हो, उसने बोला ओनली परफेक्टली मैच कर जाए। अगर आंसर सही, वो ये गारंटी नहीं दे रहा कि आंसर सही ही लगाए। अगर ए ने पहले का आंसर मान लो बी है, लेकिन ऑप्शन ए ने बी मार दिया, पहले का आंसर मान लो एक है, मान लो 1 2 इस तरह आंसर लिखे 1 2 3 4, मान लो पहले का ट्रू आंसर ए है, ये ट्रू है, लेकिन अगर ए ने 2 को मार दिया है, ए ने 2 को टिक कर दिया है, ए ने, तो बी भी इसी को टिक करेगा और सी भी इसी को टिक करेगा, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो हमको ट्रू फॉल्स से कोई मतलब नहीं कि आंसर मेरा ट्रू है फॉल्स है, आंसर की तीनों की एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ आंसर को टिक करने के कितने पेज हैं उनके पास। तो ए जो है, ए 4 टाइप से इसको लगा सकता है फर्स्ट आंसर को, सेकेंड आंसर को भी 4 चूज करेगा वो 4 तरीके से, थर्ड को भी 4, मतलब 30 नंबर को भी 4। तो ए, एक के जो एक आंसर लगाएगा एक बंदा, ए मान लो ए के आंसर लगाने का, पहले आंसर को लगाने का 4 तरीका है, दूसरे को 4 बे से, तीसरे को 4 बे से। तो ये बताओ मुझे, ए 30 आंसर को कितने बे से लगाएगा, पहले को 4, सेकेंड को 4, थर्ड को 4, ऐसे सो ऑन 4, ये कितने टाइम,
ये 30 टाइम्स ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 30। बोलो एक ही आंसर, ये टोटल केस है ए के आंसर करने के, टोटल केसेज ऑफ ए टू आंसर, ए के आंसर करने की टोटल केसेज है। सिमिलर ऐसे बी भी आंसर करेगा 4 की पावर 30 से, भाई बी भी तो चूज करेगा 4 को। ऐसे टोटल केस हम बात कर रहे हैं, ठीक है अभी। ऐसे सी भी करेगा 4 की पावर 30 से, ये बी करेगा ऐसे, ऐसे सी। तो टोटल केस जो बनेंगे, टोटल केस हमारे जो पूरे इवेंट के बनेंगे, जो इवेंट है इसके जो टोटल केस बनेंगे, टोटल केसेज ऑफ इवेंट, इवेंट जो है कि आंसर की परफेक्टली मैच करे। तो टोटल केसेज ऑफ इवेंट जो बनेंगे वो बनेंगे 4 की पावर 30 इंटू 4 की पावर 30 इंटू 4 की पावर 30। ये टोटल। अब बताओ मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना होगा। भाई अगर तीनों की आंसर की मैच कर रही है तो मुझे ये बताओ कि अगर एक ने एक आंसर चूज कर लिया 4 में से, पहला आंसर चूज करने ए ने, तो अब आंसर नहीं बदलेगा। फेवरेबल केस कितना होगा, फेवरेबल केस यही तो होगा 4 की पावर 30, क्योंकि पहले आंसर को चूज करने का फेवरेबल केस क्या है, पहले वाले को 4 प्रकार से ही, ए मान लो ए ने चूज किया लेकिन वो 4 तरह से चूज कर सकता है, लेकिन सेकंड को आप, सेकंड के पास आइडिया नहीं है कि वो कितने बे से चूज करे, सेकंड को चूज ही करने पड़ेगा वही जो ए चूज किया है, इसी तरह सी को भी चूज करना पड़ेगा वही जो ए चूज किया है। तो ओनली हम एक वाले इवेंट के देखेंगे, एक इवेंट के हमारे कितने फेवरेबल केस बने, मतलब एक बंदा कितने प्रकार से आंसर कर सकता है, हाउ मेनी वेज आंसर टू 1 पर्सन, 1 पर्सन कितने में से करेगा। भाई एक ने इतने में से किया तो और दो एग्जैक्ट इतने में से करेंगे ही करेंगे, तभी आंसर परफेक्टली मैच करेगा, नहीं आंसर मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस आ गया 4 की पावर 30 डिवाइड बाई जो टोटल केस आया वो आया 4 की पावर 30 +30 +30, तो दिस इज इक्वल टू 4 की पावर 60 - 1, तो ये आंसर होगा। देख लेना उसमें कौन सा आंसर है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था तो इसको सही कर लेना। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहाँ पे मैंने कल लीव किया था। देखिए मैंने जब उसने कौन थे प्रधान ने मुझसे डाउट पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ 3 पर्सन, ये 3 पर्सन का क्या यूज होगा, तब मैंने सोचा कि ये 3 पर्सन का कुछ यूज है, प्रोबेबिलिटी ऐसे थोड़ा फाइंड करेंगे। Hello, sir. हाँ बोलो। Some previous page दिया ना, इसको रिजल्ट मिलता प्रीवियस पेज, एक मिनट, 1 सेकेंड। प्रोबेबिलिटी 1 सेकेंड। बोलो। उसी वैल्यू कंडीशन को फैक्टोरियल वाली प्रोबेबिलिटी। फैक्टोरियल वाली ये, हाँ, हाँ बोलो। इसके आगे बोलो। पीछे होगा आगे आगे वो जो रिजल्ट लिखा है, हाँ हाँ बस वो नोट डाउन क्या हुआ, नोट डाउन करना है। अच्छा नोट डाउन कर लो, ठीक।
always like ओके, अब आते हैं यूनिट 4 पे, ठीक है। यूनिट 4 पे आते हैं हम। यूनिट 4 क्वेश्चन की देखो। यूनिट 4 एंड पेज नंबर है 27। 27 पेज नंबर है एंड क्वेश्चन नंबर है 104। दिस इज पेज नंबर। दिस इज पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर जो है वो है 103। अब मुझे बताओ, कह रहा है कि सपोज अ नॉर्मल क्यूक्यू प्लॉट इज ड्रॉन यूजिंग अ रीजनेबली लार्ज सैंपल x1 x2 so on xn from an unknown probability distribution for which of the following distribution would you expect that QQ plot to be convex? तो मुझे तो QQ प्लॉट कॉन्वेक्स का मतलब क्या है? बोलो। QQ प्लॉट कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि पॉजिटिव स्क्यूड हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो पॉजिटिव स्क्यूड हो। कॉन्वेक्स का मतलब जे शेप्ड। तो भाई जब पॉजिटिव स्क्यूड होगा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब मीन ग्रेटर वेरिएंस। मीन ग्रेटर वेरिएंस पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब यही हुआ ना, मीन ग्रेटर वेरिएंस। बोलो। पॉजिटिव स्क्यू का मतलब यही ना, मीन ग्रेटर वेरिएंस। जिस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस से ग्रेटर होगा वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा। so always जो होगा ना जो मेन ग्रेड ऑन मीडियन हाँ वो तो और होगा, ठीक है। ग्रेड वो पॉजिटिव स्क्यूड में तुम ये बता रहे हो कि अगर ग्राफ तुम्हारा पॉजिटिव स्क्यूड है तो मीन ग्रेटर मीडियन ग्रेटर मॉड, ठीक है ना। मतलब मीन ग्रेटर होगा तुम्हारा, मीन ग्रेटर मीडियन। मीन सबसे बड़ा होगा और फिर मीडियन होगा फिर मॉड होगा। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब ग्राफ तुम्हारा कैसा हो, ग्राफ तुम्हारा ऐसा हो, है ना। यस ओके। सो मीन ग्रेटर मीडियन ग्रेटर मॉड, ओके। और मीन ग्रेटर वेरिएंस भी होगा पॉजिटिव स्क्यूड जे शेप्ड के लिए, जे शेप जिसका होगा। तो अब इसमें चेक कर लो, जिसका मीन वेरिएंस से ग्रेटर है वो ऑप्शन हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला बीटा 5, 1। तो अब बीटा 5, 1 का वेरिएंस बताओ मुझे क्या होगा बीटा 5, 1 का। फर्स्ट सेकेंड नंबर उसने बोला है कि एक्सपोनेंशियल 1, एक्सपोनेंशियल 1 का तो इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल 1, एक्सपोनेंशियल 1। और थर्ड उसने बोला है कि यूनिफॉर्म 0, 1। तो यूनिफॉर्म 0, 1 का मीन होता है 1/2, वेरिएंस होता है 1/12। तो 1/2 इज ग्रेटर 1/12। जो ग्रेटर होगा तो ये तो पॉसिबल है, ये भी इक्वल है। और बीटा का बताओ, फोर्थ है तुम्हारा ज्योमेट्रिक। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस से ग्रेटर नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम मीन से बड़ा होता है वेरिएंस। तो बीटा का बताओ, बीटा 5, 1 का। इसका जो मीन आएगा ये फर्स्ट खंड है या सेकंड खंड है, ऐसा तो दिया नहीं है। चेक कर लेना, फर्स्ट सेकंड दोनों ले लेना, नॉर्मली वो फर्स्ट काइंड की बात करते हैं। तो चेक कर लेना मीन एंड वेरिएंस होगा, वैसे मीन वेरिएंस बड़ा होता है बीटा में भी, तो तुम्हारा वो हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन अगला बोला है 104 में उसने बोला है एक्सएन तथा, सॉरी इंग्लिश में बोला है, एक्सएन एंड एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल ऑन प्रोबेबिलिटी सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस एन एन गेटर। ये एक सीक्वेंस है समझो रैंडम वेरिएबल की, एंड यह एक रैंडम वेरिएबल है। दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। सपोज एक्सएन कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स। अब एक्सएन तुम्हारा कन्वर्ज कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स। अब उसने बोला है व्हिच आर द फॉलोइंग आर ट्रू। अगर कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी कह रहा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सएन माइनस एक्स होल स्क्वायर
दिस इज कन्वर्ज टू जीरो। बताओ दिस इज राइट और रॉन्ग? सेकेंड उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन लेस और इक्वल टू एक्स कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स लेस और इक्वल टू एक्स। मतलब एफ ऑफ एक्शन एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो ये तुम्हारा कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड तुम्हारा कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन है, कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला वाला अरिथमीन है। हाँ पहला वाला आरएथ मीन है, मतलब सेकेंड मीन है, कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन है, और पहले वाला आरएथ मीन है। पहले वाला आरएथ मीन का जर्नल है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर मीन है, ठीक है ना? सेकंड सेकंड सेकेंड मीन, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ, मैंने एक दिन तुम्हें बताया था कि कन्वर्ज इन मीन स्क्वायर कन्वर्ज जो होता है, मीन स्क्वायर कन्वर्ज, ये आरएथ मीन में जो कन्वर्ज होता है, आरएथ मीन कन्वर्जेंस, जो आरएथ मीन कन्वर्जेंस होता है, दिस इज इम्प्लाइज कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी। ये इम्प्लाई करता है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। ये कन्वर्ज करता है, बट इसका जो फॉल्स, जो अदर साइड वाला होता है, मतलब कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी नेवर फॉलो आरएथ मीन कन्वर्जेंस। कन्वर्सली मतलब ट्रू हाँ नहीं होता है कन्वर्स इन नहीं जनरल। ट्रू होता, ठीक है। सब कांस्टेंटली ट्रू होता है, हाँ राइट? कांस्टेंटली, वही मैं लिखने ही जा रहा हूँ, कांस्टेंट का लिख ही रहा ओके हूँ। ओके। एक मिनट रुको, थोड़ा बुक खोल लेता हूँ। ओके, तो देखो मैं कुछ समरी लिख रहा हूँ, ठीक है, या रिजल्ट कर दो उसको। Wait a second. देखो समरी ये है कि अगर एक्शन तुम्हारा कन्वर्ज कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्शन कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स। सेकेंड तुम्हारा है कि अगर एक्शन तुम्हारा कन्वर्ज कर रहा है इन ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्शन तुम्हारा कन्वर्ज कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स। थर्ड तुम्हारा है कि अगर एक्शन तुम्हारा कन्वर्ज कर रहा आरएथ मीन में टू एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्शन तुम्हारा कन्वर्ज करेगा इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स। सेकेंड है कि अगर एक्शन तुम्हारा कन्वर्ज कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी टू, फोर्थ है ये, टू सी, दिस इम्प्लाइज एक्शन तुम्हारा कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू। ओके, ये दोनों होगा। ओके, थर्ड है तुम्हारा एक्शन अगर आरएथ मीन सी में कन्वर्ज कर रहा है, सो दिस इज इम्प्लाइज एक्शन तुम्हारा ऑलमोस्ट श्योरली टू सी। और यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन माइनस सी टू पावर आर लेस इनफाइनाइट एन इक्वल टू 1 टू
इनफाइनाइट, ये कंडीशन है, ठीक है। मतलब अगर आरएम में, अगर एक्शन तुम्हारा आरएफ मेन में सी की ओर कन्वर्ज है, तो ये कन्वर्ज करेगा एक्शन ऑलमोस्ट सेवली टू सी। ठीक है जी, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4th हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। फोर्थ वाला उल्टा सर लिखिए, क्योंकि इन जनरल तो ये ट्रू ही होता है, कांस्टेंट के केस में सर उल्टा होता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाली छोटी प्रॉपर्टी होती है ना प्रोबेबिलिटी से। हाँ, हाँ ठीक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी छोटी, चलेगा। यही तो लिखा था मैंने कि अगर पी सी में है, हाँ यहाँ ये याद रखना कि सी, अगर यहाँ एक्स हो जाता तो ये फॉलो करेगा, ये एक्स में ये होता है, रिवर्स नहीं होता है एक्स में। अगर तुम लिखना चाहो तो रिवर्स ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर एक्सन तुम्हारा कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स है, दिस इज नेवर फॉलो एक्सन कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स। ओके, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब आते हैं, अगर देखो एक्सन तुम्हारा ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स है, ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स है, दिस implies एक्सन is probability to x, this implies xn is distribution to x। हेलो सर, हाँ बोलो। जो ऑलमोस्ट श्योरली दिखाने का जो सिंपलेस्ट तरीका होता है वो हाँ, क्या होता है? जैसे प्रोबेबिलिटी में हम कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं, मतलब कन्वर्जेंस इन, वो होती है बोरेल कैंटिलेमी लेमा ना, वो तो है, वो तो बोरेल कैंटिलेमा वो तो बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब नहीं शॉर्ट में बोरेल कैंटिलेमा का एक जो समेशन वाला होता है, देखो वो इसमें हाँ देखो, लेस देन हाँ, इन्फिनिटी से प्रूफ कर लेते हैं। पहले सुनो, उसमें पहले बात जीरो वन ला लगा दो, जिसको बोरल कैंटनी लेमा बोलते हैं, जीरो वन ला उसे बोलते हैं, ठीक है। समेशन अगर फाइनाइट हाँ है तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कुछ क्या आएगी, अगर समेशन फाइनाइट आएगा तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। ऑलमोस्ट श्योरली बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें तो नहीं बोल सकते ना नहीं, मैं क्या बोल रहा कि हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर समेशन फाइनाइट आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी या वन होगी। इसका सर प्रोबेबिलिटी वन होगा शायद। अच्छा, बोरल कैंटिलेमा क्या होता है बताओ, जिसने बोला बोरल कैंटिलेमा वो बताओ क्या होता है बोरल कैंटिलेमा, बोलो। एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट ये था कि समेशन और जो मॉड मॉड में हम लोग प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं और उसका वैल्यू अगर लेस देन सी होता है तो ये हम कहते हैं कि हमारा ऑलमोस्ट श्योर होता है। और जो मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी, आई थिंक एक्सन इज लेस देन एप्सिलॉन, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर देखो तुम्हारा फाइनाइट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, अगर फाइनाइट में कन्वर्ट कर रहा है उसका समेशन तो प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, अगर इनफाइनाइट में कन्वर्ट करेगा तो प्रोबेबिलिटी वन होती है, ठीक है। और बोरल कैंटिलेमा लगाए, ठीक है, नहीं तो बाय डिफिनीशन ऑफ ऑलमोस्ट श्योर की जो डिफिनीशन होती है उसी से प्रूव करो। ऑलमोस्ट श्योर की जो एग्जैक्ट डिफिनीशन होती है एप्सिलॉन वाली, उससे प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन की पूछेगा तो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना इजी वे से फाइंड कर लोगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट श्योर की जो डिफिनीशन होती है, ऑलमोस्ट श्योर की डिफिनीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सन ओमेगा माइनस एक्स ऑफ ओमेगा मॉड लेस एप्सिलॉन which goes to जीरो एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये होता है ना। और यहाँ ओमेगा सच दैट, यहाँ लिमिट लगा लो। ओके, सीएलटी का भी तो यूज किया जाता है ना। अच्छा ये लेस है ना,
सॉरी ये लेस है, लेस है तो ये 1 में कन्वर्ट करेगा ना, ग्रेटर होता तो 0 पे कन्वर्ट करेगा। सीएलटी का यूज़ मतलब सीएलटी का यूज़ का क्या कहना चाह रहे हो तुम? सर लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वो सर एक वीक लॉ ऑफ लॉ ऑफ लार्ज नंबर होता वीक था लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो होता है, वो क्या सर। कहता है? वीक लॉ वो ऑफ लार्ज नंबर बोलता है कि जो होता है तुम्हारा कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी, वो सर कह रहा था स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। हाँ, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ हाँ लार्ज वो नंबर है क्या? यही तो है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? बोलो। डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है आई थिंक। देन तब स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस दोनों की डिफिनेशन तो सेम होती है ना। हाँ बट उससे प्रूफ नहीं होता है। जनरली क्या होता है, ऑलमोस्ट श्योर को प्रूफ करने के लिए बोरेल का यूज करना पड़ जाता है, सीएलटी से हो ही नहीं पाता है, इवन उसको अप्लाई करना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। हाँ, बोरल से इसलिए होता है क्योंकि जो अगर सीक्वेंस है हमारी तो बोरेल समेशन फाइंड करना सर, इजीली होता है। सर बोरेल कैंटिलेमा जो थ्योरी है, हाँ, तो उसमें तो जो पी ऑफ एन जो होता है, हाँ, उसका समेशन अगर इन्फिनिटिव होगा, हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, मतलब वो 1 होगा। रैंडम वेरिएबल, वो 1 होगा। हाँ, तो यही बोल सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं बोल सकते यहाँ से, मतलब मुझे जितना पता है सर उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट तो श्योरली कन्वर्जेंस तुमको शो कहाँ करना है? ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंस हम लोग शो करते हैं किस पे? सर अगर कोई एस्टिमेटर कोई स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, हाँ, हाँ। मान लीजिए कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, हुँ, उसको अगर हमें ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जन दिखाना है, हुँ, जैसे गेट में आया है 2023 में ही आया है, हुँ। उसमें देखिएगा एक सीरीज मिल रहा है हमें, और उसमें बोला गया है कि अल्फा की कौन से वैल्यू के लिए हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्ट अल्फा की वैल्यू 0.5 आई है। हाँ 0.5 आया था, हाँ मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई सीरीज दिया हाँ, रहेगा, तो वहाँ पर तो उससे तो हम बोरल कैंटिलीलेमा लगाओ और अगर सीरीज हाँ कन्वर्जेंट जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज अगर हो जाएगी, तो वो तुम्हारा ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्ज कर जाएगा। और हाँ मैं सीरीज जो वही बोलना चाहता हूँ एक कि मिनट आप मैं सिर्फ समझो। सीरीज का जो डेफिनेशन है, सीरीज सॉल्यूशन जो हाँ, अब डेफिनेशन तुम होता है समझो तुम्हारा मैथमेटिक्स क्वेश्चन में। था 1 अपॉन अल्फा के पावर 2n, दिस इज सीरीज, ये तुम्हारी सीरीज थी ना, हाँ हाँ हाँ। और n यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू 1 था। ओके, हम्म, ये हाँ सीरीज थी हाँ ना तुम्हारी। हाँ हाँ, और वही ऐसे ही कुछ थे इसमें। ऐसे एक सेट बनाया था जहाँ अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर 0 था। इसका तुम्हें इन्फिमम हम्म, फाइंड करना था, इसका इन्फिमम था वो, एस इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस, एस इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस। ओके, अब अगर तुमको ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस दिखाना है तो तुम क्या करोगे, समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 1 अपॉन अल्फा के पावर 2n करोगे। अगर दिस इज कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो तुम्हारी सीरीज ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्ज करेगी, अगर ये कन्वर्जेंट है। हाँ सर, तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एक जो लिमिट सुप्रीमम जो बात होता है ना, हाँ, हाँ, मतलब उसी उसी के जैसा हाँ, थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं ये अगर तुम्हारा कन्वर्जेंट होगा। अब ये कन्वर्जेंट क्यों होगा? ये कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट क्या कहता है? अगर p एक से बड़ा है तो हाँ, कन्वर्ज होगा, तो p 2n तुम्हारा छोटा है ग्रेटर तो होगा तुम्हारा 1 से, तो n तुम्हारा ग्रेटर होगा 1/2 से। सर ऐसा नहीं मैं है, उसी एक को सर मिनट, रिलेट करना चाहता हूँ सर, उसी को मैं रिलेट करना चाहता हूँ वेट अ कि सेकेंड, लिमिट सुप्रीमम जैसा कॉन्सेप्ट है, n के पावर तो 2 अल्फा, यहाँ पे ऐसा था यार, n के पावर 2 अल्फा है वो, 2 के पावर n के पावर 2 अल्फा होगा क्वेश्चन में। हाँ, बोलो आप क्या बोल रहे हो तुम? हम बोलना चाहते हैं कि सर जो लिमिट सुप्रीमम में जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, हाँ, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी में, मतलब सीक्वेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो हम ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जन प्रूफ दिखाते हैं, उसका जो मीनिंग है वो हमें समझा दीजिए थोड़ा सा, मतलब वो दिक्कत हो रहा है, मतलब एक्चुअल उसका मतलब इंट्यूशन क्या है कि ये जो ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट ये जो बात हो रहा है, मतलब प्रूव करना आता है सर, हो जाएगा मैथमेटिक्स, लेकिन
एक्चुअल उसका जो होता है ना कुछ समझे ना रियल लाइफ एग्जांपल देके इंटरप्रिटेशन वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मतलब जब पढ़ रहा हूँ बुक से उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वही समझा दीजिए उससे क्या होगा कि इंट्यूशन ग्रो हो जाएगा अच्छा। मतलब बहुत वो थोड़ा सा अगर होता तो देखे दीजिए हाँ, जैसे इंटरव्यू वगैरह में अक्सर पूछ देखा जाता है इस टाइप का हाँ सर मतलब क्यों क्यों यूज करते हैं हम लोग और क्या यूज है इसका इन जनरल। ओके। तो अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इस क्लास में अगर कल डिस्कस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम? कल मैं एग्जाम्पल भी ओके दे सर रहा नो हूँ प्रॉब्लम तुमको। नहीं नहीं ठीक है सर ठीक है वो कोई बात हाँ, सर कल भी और एक चलेगा। हाँ सर और एक चीज पूछना है हाँ बोल सर दो अभी। और एक छोटा सा चीज है मैं पूछता हूँ आपसे सर अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेशन है ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है इसका एक्सपेक्टेशन हमें निकालने के लिए बोला गया है किसका ओके एक्सपेक्टेशन है? तो मैं बोलो। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर एक्सपेक्टेशन इंटू हाँ x2 स्क्वायर। इंटू x2 स्क्वायर और ये x1 x2 इंडिपेंडेंट है? हाँ इंडिपेंडेंट है सर ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो नहीं अभी। सर इंडिपेंडेंट नहीं सर इंडिपेंडेंट नहीं है सर इंडिपेंडेंट नहीं है इंडिपेंडेंट नहीं हाँ है तो इंडिपेंडेंट नहीं है अभी तो तुम अभी इसका क्या कर रहा है कि इक्वल टू एक चीज लिखा हुआ है उसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ आपसे हाँ इक्वल्स टू सर इक्वल्स टू लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन हाँ एक्स एक x1 स्क्वायर हाँ सॉरी सर x2 स्क्वायर लिखिए x2 स्क्वायर इंटू इंटू एक एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन x1 x1 स्क्वायर बाय x2 दिस इज राइट। हाँ ये सही है हाँ ये राइट है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन लगेगा, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन हाँ लगेगा वो काहे का यहाँ हाँ x2 का एक्सपेक्टेशन लगेगा। यहाँ पर ऐसा केस है ना, तुम खुद से देखो ना, देखो यहाँ पर जो x2 स्क्वायर है ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर है। तुमने क्या किया कि यहाँ पर तुमने कर दिया गिवन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। ओके, अगेन तुमने यहाँ एक एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया। एक्सपेक्टेशन रूल यही तो बोलता है ना कि मुझको कितनी बार ऑपरेट करो लेकिन मेरी एक वैल्यू गिवन कर लो। अगर तुमने x2 स्क्वायर को फिक्स कर दिया तो अब इस x2 स्क्वायर से कोई मतलब है, ये एक्सपेक्टेशन इस एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशन लगेगा। ये दिस इज इक्विवेलेंट टू x2 स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर गिवन x2 स्क्वायर। सर ये पहले लाइन में क्या बोला समझ में नहीं आया बोली और एक बार बोल पहले दीजिए लाइन में सर क्या बोला कि तुम जब इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाहो, देखो अब तुम एक नए रैंडम नंबर ले लो, x इंटू वाई अगर है तो अगर तुम फाइंड करना चाहते हो तो तुम कुछ ना करो, y गिवन x कर लो। y गिवन x कर लिया, यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया, देन एक्सपेक्टेशन ओके अप्लाई सर करोगे, दिस इक्विवेलेंट और नॉट, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे या नहीं। मुझे ये बताओ हाँ पहले, होंगे होंगे इक्विवेलेंट? हाँ होंगे बिकॉज हाँ सर एक्सपेक्टेशन होंगे बिकॉज होंगे सर एक्सपेक्टेशन होंगे ना। हाँ 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 तो अब मुझे ये बताओ, अगर x की वैल्यू गिवन हो गई तो इस ये x एज ए लाइक ए कांस्टेंट यूज कर हो रहा है यहाँ, अगर x गिवन हो गया यहाँ अच्छा 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 हाँ हाँ ये तो गिवन है तो ये ओके बाहर आ ओके जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो एक्सपेक्टेशन ओके y गिवन x हो जाएगा। अब ये कोई रैंडम हाँ वेरिएबल सर है, दिस इज एन अनदर रैंडम वेरिएबल, ये एक रैंडम वेरिएबल है और यहाँ पर ओके एक्सपेक्टेशन। देखो ठीक है ऐसे क्वेश्चन को तुमको पढ़ना है तो ब्राउनियन मोशन के क्वेश्चन लगाओ। गेट में एक सवाल आते हैं ब्राउनियन मोशन के। हाँ ब्राउनियन मोशन वो तो समझ में नहीं आ रहा है हाँ वो पढ़ा था वो तो नॉर्मल जब दोनों वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है मतलब रैंडम वेरिएबल दो होता है उसमें कॉन्टिन्यूअस होता है सर ने संतोष सर ने पढ़ाया था संतोष सर ने पढ़ाया होगा। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ब्राउनियन मोशन इजी है यार, वहाँ x गिवन y हाँ y गिवन x का ही खेल है पूरा। ये सर वो डिलीट कर दिया वो जो पढ़ाया था तो हम तो जॉब करते हैं मैंने रेगुलर वीडियो अटेंड नहीं किया था वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखा था फिर अभी तो डिलीट हो गया तो मतलब दिखाई नहीं दे रहा था इसीलिए वो याद है लेकिन भूल गया थोड़ा सा यूट्यूब ठीक है सर याद आ गूगल गया में तुम सर्च करना ब्राउनियन मोशन, गूगल में डाल देना ब्राउनियन हम्म, मोशन, ठीक है।
जैसे तुम गूगल सर पता है। गूगल में तो डालोगे स्टोकास्टिक में आएगा ना, स्टोकास्टिक हाँ 3 हाँ तरीके का होता है। हाँ, एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट है मार्कअप चेन। ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक टॉपिक होता है मार्टिंगल्स। अच्छा। ये जो मार्टिंगल्स स्टोकास्टिक में ही आता है। स्टोकास्टिक्स में ही आता है मार्टिंगल्स। जब ये टॉपिक हम यूज Yes. जब हम ये टॉपिक की एनालिसिस करते हैं तो इस टॉपिक में ही एक गिवन यूज होता है ज़्यादातर। ठीक है, अब अनदर क्वेश्चन पे सर आते हैं अभी सर, अपने। क्या है कि आप जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी क्या है कि ये जो जो भी टॉपिक है अभी सीएसआर में जो रिसेंट जो ट्रेंड्स है, इसमें क्या क्वेश्चन आ रहा है कि जो जो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है या आपको एक रिग्रेशन इक्वेशन देके उसमें से इन्फरेंस जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब इसी ईयर में आया है, देखिएगा सर। मतलब अगर मल्टीवेरिएट टॉपिक जैसा ही डिस्कस करके फिर इन्फरेंस पैरेलली चलता तो समझने के लिए अच्छा होता। ऐसा ही जैसे मान लीजिए वाई जे इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स जे प्लस इप्सिलॉन आई दे दिया और बोला एक्स आई इज फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन यू कैन फाइंड बोल के कुछ प्रूव करने के लिए दे दे रहा है। ये क्वेश्चन मैं इस साल गेट में गया। कराऊंगा कराऊंगा। परेशान मत, तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन जब मैं रिग्रेशन एनालिसिस कराऊंगा तो मैं क्वेश्चन यही कराऊंगा। और रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टॉपिक ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें मल्टीवेरिएट ही यूज होता है। अब उस मल्टीवेरिएट को नॉर्मल भी कह सकते हो, तुम मल्टीवेरिएट बाइनोमियल ले आओ, मल्टीवेरिएट मल्टीनोमियल ले आओ, डिरिचलेट ले आओ, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन तुम वहाँ एजम्पशन दे सकते हो ना। ओके, समझ कुछ में भी आई लिख बात? सकते। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अब वो क्वेश्चन बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिरिचलेट का यूज कर दे रहा है कि मान लो डिरिचलेट से कर दिया या फिर मल्टीनोमियल से कर दिया या मल्टीवेरिएट से कर दिया, नॉर्मल से कर दिया या अदर डिस्ट्रीब्यूशन उसने बना दिया कि ये इसको फॉलो करता है, दिस इसको फॉलो करता है। देन इसका जो एक्चुअली में जो रिग्रेशन एनालिसिस है हम उसका यूज कर सकते हैं। सिवाय क्वेश्चन रिग्रेशन में तब बनता है जब हम अपने एजम्पशन चेंज कर देते हैं। हम लोग अपने एक्स को दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करवा देते हैं। बिकॉज इसका रीजन ये होता है क्योंकि बच्चे को ये पता ही नहीं रहता कि एक्चुअल में रिग्रेशन का मतलब क्या है। वो बस एक हाँ चीज सर, सीखा है वही कि वही नॉर्मल दिक्कत है सर नॉर्मल है तो उसको। हम कर लेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन बताऊंगा जब क्लास होगी रिग्रेशन की, देन वो क्वेश्चन डिस्कस होगा। सर ये इन्फ्रेंस कितना साल लास्ट कौन से ईयर तक कराएंगे? लास्ट ईयर होगा 2013 तक। 13 तक। इसके बाद मेरे पास पेपर ही नहीं, अगर पेपर हो तो सेंड कर देना जिसके पास हो। नहीं, इतना भी बहुत है। ठीक है, तो ये ट्रू है। अब आते हैं हम अपने अब देखो, अगर कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी होता है, एक्शन कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि एक्शन माइनस एक्स दिस इज कन्वर्ट टू जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1। इसका मतलब ही यही होता है। कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यही होता है ना। अब ये बाय डिफिनीशन है, ये तो डिफिनीशन है कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी की। बोलो, ये होती है डिफिनीशन या नहीं कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी की? यस। अब एक चीज इसमें और है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ 1 कामा एक्स ऑर्डर एन माइनस एक्स। तो बताओ ये क्या होगा? दिस इज कन्वर्जेड टू जीरो। बताओ ये क्या होगा? मैंने तुम्हें एक दिन एक फार्मूला बताया था मिनिमम और मैक्सिमम का। सो मिनिमम के फार्मूले से ओपन कर सकते हैं 1/2 x प्लस y माइनस मॉड ऑफ x प्लस 5 सॉरी x माइनस y। देन एक्सपेक्टेशन अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो ओपन करोगे तो क्या आएगा? ओपन करके आगे बताओ। ओपन जैसे कर लिया, ठीक है, मिनिमम से तुमने ओपन किया, एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दिया। एक बार तुमने कहा होगा कि मिनिमम 1 होगा, कब? मिनिमम 1 कब होगा? 1 वैल्यू कब टेक करेगा मिनिमम? जब एक्स एन माइनस एक्स लेस 1 होगा, वो ग्रेटर 1 होगा।
बोलो भाई, बोल नहीं रहे हो क्यों? बोलो। नहीं, जो आप बता रहे हो तो वो नहीं समझ में आ रहा है। एक बार करके बताइए तो थोड़ा क्लियर हो। अच्छा, ये तो मिनिमम मिनिमम फंक्शन कैसे ओपन होता है, ये मैं कह रहा हूँ। सर जो भी वैल्यू इन सब में सबसे जो मिनिमम आएगी। सर पूछा क्या है आपने? सर प्लीज पूछा क्या है, एक बार रिपीट कर दीजिए। मिनिमम फंक्शन कैसे ओपन होगा इसका? ये भाई ऐसे ही ओपन होगा ना, ये वन वैल्यू लेगा, ये वैल्यू लेगा एक्सएन माइनस एक्स मॉड के अंदर, ये होगा इफ मॉड ऑफ एक्सएन माइनस एक्स ग्रेटर वन, इफ एक्सएन माइनस एक्स लेस वन। ओके, मिनिमम यही ऐसे ही ओपन होगा ना भाई। वन वैल्यू तब होगी जब ये ग्रेटर वन हो, अगर ये वन से ग्रेटर हो जाएगा तो तुम्हारा मिनिमम वन आएगा, लेकिन अगर ये वन से छोटा हो गया तो मिनिमम क्या बिल्कुल। आएगा, ये आ जाएगा खुद ही। ये सर ऐसे दूसरा ओपन वैल्यू होगा, लेगा ये। ऐसे ओपन होगा। अब देखो, एक एक चीज और होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम जो है, जो मिनिमम है ये वन है, एंड ये एक्स इन माइनस एक्स है। तो ये जो तुम्हारा ये होगा, ये मिनिमम होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वन से कामा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर एन माइनस एक्स मॉड्स। So this is bounded by minimum of। अब जब मैं n टेंस टू इनफाइनाइट पे बात करूंगा तो ये मेरा मिनिमम ऑफ वन कामा, ये एक्सपेक्टेशन ये कहाँ जाएगा, ये कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी ही तो है एक तरह से। बोलो भाई, ये आर एफ मीन में कन्वर्ज है, आर एफ मीन प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करता है कि नहीं? ये सर करता तो है। ये जीरो पे कन्वर्ज करेगा। बिल्कुल। तो मिनिमम ऑफ वन कामा जीरो लेस आर इक्वल टू जीरो होगा। तो इससे एक चीज क्या पता चला, एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ वन कामा एक्स एन माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू। अब ये लेस वाला साइन जो है ये कहाँ चेंज हो गया, ये कन्वर्जेंट में चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज हमने हमने अपना एन टेंस टू इनफाइनाइट पे प्रोबेबिलिटी चेंज, एन टेंस टू इनफाइनाइट पे सीक्वेंस को देखा ना। ठीक है, बात समझ में आई? ये वैल्यू नेगेटिव भी तो ले सकता है क्योंकि लेस और इक्वल टू जीरो आ रहा है तो। ये वैल्यू तुमने क्या बोला, जीरो लेस आर इक्वल टू कहाँ, यहाँ पर ये बताओ, जब यहाँ एन टेंस टू इनफाइनाइट करोगे तो ये जीरो पर एन टेंस टू इनफाइनाइट पे कन्वर्ज करेगा ना, जीरो पर। एग्जैक्ट वैल्यू तो जीरो नहीं होगी ना, कन्वर्ज करेगा जीरो पर ये एन टेंस टू इनफाइनाइट पर। तो ये कन्वर्ज करेगा मिनिमम वन कामा ओके। जीरो है। हाँ फिर जीरो पे गए। ठीक है। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो मार्कोव चैन का है, देन मार्कोव चैन का है, देन तुम्हारा बाइनोमियल का है। तो अब आते हैं बाइनोमियल के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 107। कह रहा कि एक्स वाई, एक्स कामा वाई आई 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 डी बाइनोमियल एन कामा पी, बाइनोमियल एन कामा पी। देन बोला एक्स प्लस वाई फॉलोज बाइनोमियल टू एन कामा पी। तो ये तो ट्रू है, पहले तो ट्रू होगा। सेकेंड बोल रहा कि एक्स एन कामा वाई, एक्स कामा वाई का जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्स और वाई का जो ज्वाइंट होगा, एक्स कामा वाई का जो ज्वाइंट होगा,
ये होगा मल्टीनोमियल मल्टीनोमियल 2n कामा पी। थर्ड बोल रहा वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर। एंड फोर्थ बोल रहा है तुम्हारा कोवेरिएंस ऑफ x प्लस वाई कमा x माइनस वाई दिस इज इक्वल दिस इज जीरो। अब मुझे बताओ सेकंड ट्रू है या फॉल्स? पहला तो ट्रू है। पहला ट्रू क्यों होगा? बताओ पहला क्यों ट्रू होगा? एडिटिव प्रॉपर्टी है। पहला तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। पहला Yes, देखो sir. अगर बाइनोमियल में एडिटिव एक मिनट वेट करो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जून का पेपर है ना ये, जून 2019। ओके, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है उसने, क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है, जो x प्लस वाई है भाई x एंड y आर इंडिपेंडेंट फॉलोड बाइनोमियल एंड कॉमा p, देन बाय एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल x plus y followed binomial and comma p. This is by additive property. अब सेकेंड बताओ, सेकेंड ट्रू है या फॉल्स? x कमा y की जो जॉइंट है ये बाइनोमियल फाइन, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल फॉलो करेगा, मतलब ये मल्टीनोमियल फॉलो करेगा। मल्टीनोमियल मल्टीनोमियल 2n कामा p। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? थर्ड पे आओ, बताओ सेकेंड ट्रू है या फॉल्स? पहले थर्ड करते हैं, फोर्थ फिर सेकेंड करेंगे, ठीक है? पहले थर्ड करते हैं। वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई। बताओ मुझे मल्टीनोमियल की डिफिनीशन क्या होती है? वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई क्या होगा? वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, या तो इसको ऐसे ओपन कर दो ना डायरेक्ट। वेरिएंस को जब तुम ओपन करोगे तो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर। ये आएगा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये क्वांटिटी जीरो जाएगी बिकॉज x इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो ये क्वांटिटी जीरो जाएगी, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, x is equal in distribution to y, so this quantity is zero because अगर x y की इक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन में तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ x y के इक्वल होगा, तो ये क्वांटिटी जीरो जाएगी, तो हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है कोवेरिएंस इज इक्वल टू जीरो, कोवेरिएंस ऑफ x प्लस वाई कमा x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल टू जीरो होगा बिकॉज कोवेरिएंस ऑफ x कमा x इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ x प्लस कोवेरिएंस ऑफ y कमा x माइनस कोवेरिएंस ऑफ x कमा y या y कमा x, कुछ भी कर दो, तो ये और ये कैंसिल आउट ही हो गए, बचा माइनस का वेरिएंस ऑफ y। तो कोवेरिएंस, अब हमारे पास फाइनल क्या आया? वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y। अब देखो अगर तुम्हारे x और y ऐसे रैंडम वेरिएबल जो कि इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही जगह है, तो हमेशा तुम्हारा कोवेरिएंस ऑफ
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये इक्वल आएगा किसके? ये इक्वल आता है तुम्हारा वेरिएंस ऑफ एक्स के माइनस वेरिएंस ऑफ वाई के। और अगर एक्स और वाई इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इसके मीन, इसके सारे मोमेंट्स बराबर होंगे, इसका एनजे बराबर होगा, इसका सीजे बराबर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, इसकी सारी प्रॉपर्टी लगभग होगी, ठीक है, इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसका वेरिएंस जीरो हो जाएगा, तो ये कोवेरिएंस इसका जीरो, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है एक्स और वाई का जो जॉइंट होगा वो मल्टीनोमियल फॉलो करेगा। अच्छा, मल्टीनोमियल 2n कामा पी का पीडीएफ क्या होगा, पीएमएफ क्या होगा, बताओ मुझे। भाई मल्टीनोमियल 2n कामा पी का पीएमएफ क्या होगा, बताओ। So factorial n upon x1 का factorial x और n minus x1 का factorial कुछ ऐसे होता है और p की पावर x1 और k की पावर ये होगा x1 तुम्हारा 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल वाई फैक्टोरियल एन माइनस एक्स माइनस वाई फैक्टोरियल, पी के पावर एक्स, पी के पावर वाई इन 1 माइनस 2p के पावर n माइनस एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू व्हाट, लेस आर इक्वल टू n, बोलो। सर 2n हो सकता है ना? यहाँ 2n होगा ना, हाँ, और जो 2n यहाँ भी माइनस एक्स यहाँ माइनस वाई 2n होगा, फैक्टोरियल होगी उसमें। यहाँ भी 2n होगा, यहाँ भी 2n, बिकॉज हमारे पास 2n रहने वो है ना, मतलब 2n है ना, n मैंने n सोचा था, ठीक है, 2n तो यहाँ पर 2n होगा, ओके, यहाँ पर भी 2n हो जाएगा, ठीक है, जहाँ n है वहाँ 2n कर लो, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर x और y का जॉइंट पीडीएफ मल्टीनोमियल होगा, देन x और y बाइनोमियल फॉलो करेंगे क्या, जॉइंट पीएमएफ। अब जो जॉइंट पीएमएफ जो आएगा, x और y इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों का जॉइंट पीएमएफ तो सेम होना चाहिए ना। बोलो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? नो सर। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वो बोला एक्स एंड वाई आर आई आई डी, तो एक्स और वाई का जॉइंट जो होगा वो क्या होगा, जॉइंट कैसे लिखोगे, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, यस सर। दोनों का मल्टीप्लाई क्या, मल्टीवेरिएट नॉर्मल, ये मल्टीनोमियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखे वो पीडीएफ लिखो, पीएमएफ लिखे हो, इसके इक्वल आएगा क्या, नहीं। देन कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू होगा। तो अगर एक्स और वाई का जॉइंट मल्टीनोमियल है, देन एक्स एंड वाई बाइनोमियल हो जाएंगे, लेकिन एक्स और वाई बाइनोमियल है तो उनका जॉइंट मल्टीनोमियल हो, ये नेसेसरी, ये नेसेसरी कंडीशन है। नो सर कन्वर्स तो ट्रू होता है कि अगर मल्टीनोमियल है तो जो उनका जो इंडिविजुअल होंगे वो बाइनोमियल फॉलो तो करेंगे, यही तो मैं बोल रहा पर्टिकुलरली हूँ, k इक्वल टू 2 है। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मल्टीनोमियल है तो यस हम सर, बाइनोमियल फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर यस सर, बाइनोमियल है तो उसका जो प्रोडक्ट, उसका जो मतलब जॉइंट होगा वो मल्टीनोमियल नहीं होगा, बिकॉज तुम यही देखो, हाँ सर, क्योंकि जब तुम जॉइंट लिखोगे एक्स और वाई का, तुम खुद ही लिखो, अगर एक्स और वाई जॉइंट लिखोगे, अब वो बोला एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख दोगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू वाई लिख दोगे। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो कि जेड एक रैंडम वेरिएबल है, ऐसा जेड है, ठीक है, जेड है, या फिर मान लो दिस इज नॉट इक्वल इक्विवेलेंट टू मल्टीनोमियल 2n कामा पी, ये इसके पीएमएफ की इक्वल नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा इक्वल, क्योंकि भाई अगर सेम जॉइंट सेम होगा तो दोनों का पीएमएफ भी तो सेम होना चाहिए, दो डिस्ट्रीब्यूशन सेम तभी हो सकते हैं उनका पीएमएफ सेम हो।
पीडीएफ सेम हो, सीडीएफ सेम हो, तभी तो हो सकते हैं। मल्टीनोमियल में सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, तो अगर वो कंडीशन में आते हैं हम देख सकते हैं। हाँ, मल्टीनोमियल में 1 होती है, देन यहाँ 1 नहीं हो रहा क्या? सर यहाँ पे ना हमें अननोन है पी और पी दिया हुआ है, अगर 0.5 होगा तभी 1 हो पाएगा, नहीं तो 1 नहीं होगा। हम ऐसा भी देख के बोल सकते हैं कि ये नहीं होगा। नहीं तो वो पी को तो फिक्स सर नहीं किया ना, पी को फिक्स नहीं किया वो। तुम क्या कहना चाहते हो कि पी की वैल्यू हम 0.5 होगी तभी तुम्हारा ये मल्टीनोमियल होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा। शायद हाँ, हाँ शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये मल्टीनोमियल की कंडीशन ऐसी होती है सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। हाँ, तो सम ऑफ यहाँ पे अगर अगर तुम 0.5 कर दोगे, देन अगर तुम 0.5 भी कर दोगे, देन दोनों के पीएमएफ क्या इक्वल आ जाएंगे क्या? देखना पड़ेगा। देख लेते हैं। 0.5 पर वैसे बाइनोमियल में काफी प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई हो जाती है। सर 0.5 तो ऐसा केस है कि इसमें ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी एन हो फैक्टोरियल सकता अगर है। मैं 0.5 ही ले रहा हूँ तो एन फैक्टोरियल। अच्छा, एक चीज बताओ, तुमने बोला कि 0.5 ले लीजिए सर, अगर मैं 0.5 ले लूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पर। बिल्कुल, और पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा फिर तो। अगर वो 0 हो गया और एक्स और वाई बाइनोमियल 1 कामा एन कामा एन 1/2 एन वाई एन कामा 1/2 फॉलो किया, वो थोड़ा 0 होंगे। बोलो। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब ये था ना, तुम कहना ये चाह रहे थे कि अगर एक्स एंड वाई एक्स फॉलोड बाइनोमियल एन कामा 0.5 एंड वाई फॉलोज बाइनोमियल एन कामा 0.5, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। देन तुम्हारा एक्स कामा वाई इसका जो जॉइंट होगा, देन दिस इज मल्टीवेरिएट मल्टीनोमियल 2n कामा 0.5 यही बोल रहे हो तुम? बोलो। सर हम बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये यार हम पॉसिबल पूछ रहे नहीं, हैं ये पॉसिबल है नहीं, बिकॉज यहाँ पर ये 0.5 नहीं हो सकता। ओके, मेरा क्वेश्चन था वो पूछने बता नहीं रहा, पूछ रहा अच्छा, तुमने क्वेश्चन पूछा था, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। पॉसिबल ओनली सिर्फ ये है कि पॉसिबल रिजल्ट ये होता है, जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि अगर तुम्हारा एक्स एंड वाई का जॉइंट मल्टीनोमियल है, ये जॉइंट तुम्हारा मल्टीनोमियल है, तो यहाँ से तुम एक्स और वाई तुम्हारे जो ये बाइनोमियल जाएंगे, और गिवन भी बाइनोमियल जाते हैं, एक्स एंड वाई ये भी बाइनोमियल जाएंगे। अब मुझे पैरामीटर नहीं पता, पैरामीटर तुम लोग देख लेना, वैसे मैं पैरामीटर, अगर पैरामीटर तुम्हें लिखना हो तो लिख दूंगा मैं। वाई गिवन एक्स भी जाएगा, एक्स गिवन वाई भी जाएगा, ये भी बाइनोमियल जाते हैं। तो ये सब तुम भी एस सी गुप्ता बी कपूर में देख लेना तो मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये होते हैं रिजल्ट, लेकिन अगर ये ये तुम्हारे बाइनोमियल है तो ये इनका जॉइंट मल्टीनोमियल नहीं होता, क्योंकि पहले ये केस तुमने बाई वेरिएट नॉर्मल में भी देख लिया कि एक्स एंड वाई आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट जॉइंट उनका बाई वेरिएट नहीं है। ये केस देखा या नहीं देखा? बोलो। है। ये सब उसमें भी सेम ही है सेम है केस। कि अगर बाई वेरिएट है तब तो इंडिविजुअल हमारे नॉर्मल होंगे, एल्स नहीं होंगे। तो सिमिलर है, तो इसमें 3 ऑप्शन ट्रू है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन फॉल्स था, बाकी सब ट्रू था इस पे। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी कल होगा, जिसको कोई डाउट पूछना हो तो पूछ लो। और ये प्रॉपर्टी लिख लो, ये n कामा p कामा q अगर फॉलो कर रहा है बाइनोमियल मल्टीनोमियल
तो ये होता है तुम्हारा n कामा एक्स n कामा p, y बाइनोमियल n कामा q, एंड y गिवन x फॉलो करेगा बाइनोमियल n कामा x माइनस q बाई 1 माइनस p। ओके, एंड p प्लस q नॉट इक्वल टू 1, p प्लस q लेस आर इक्वल टू 1 होता है यहाँ। ओके, एंड x गिवन y जो होगा ये फॉलो करेगा तुम्हारा n माइनस वाई कामा p बाई 1 माइनस q। ओके, ये तुम्हारा रिजल्ट होता है। ठीक है, और इसको और जनरलाइज करना चाहो तो और सारे रैंडम वेरिएबल तुम लोग ले सकते हो। बाकी यहीं पर इंड करते हैं, अगर कोई डाउट हो किसी को तो पूछो।